हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 23 दिसंबर और आज 23 दिसंबर से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय किसान दिवस की। आज है 23 दिसंबर और आज मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह, किसानों के एक बहुत बड़े नेता के सम्मान में 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस की घोषणा भारत सरकार द्वारा 2001 में की गई तथा तब से प्रतिवर्ष 2001 को 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के का जन्म दिवस होता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में हुआ था तथा ये 1979 से 80 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने किसानों के लिए कई सारी अनुकूल नीतियां लागू की तथा ये काफी भूमि सुधारों से भी संबंधित रहे। इस कारण इनके अथक प्रयासों को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो ध्यान रखेंगे 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम किसान घाट है। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को की विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में यूनेस्को की विरासत स्थलों की अस्थायी सूची जारी की गई। इस सूची में उन स्थानों को शामिल किया जाता है जिनको यूनेस्को की विरासत स्थलों की सूची में मतदान के बाद शामिल कर लिया जाता है। तो भारत के अभी 3 स्थल और इसमें शामिल कर लिए गए। ये हैं गुजरात का मोढेरा का सूर्य मंदिर, गुजरात का वड़नगर जो मेहसाणा जिले में स्थित है, त्रिपुरा की ऊनाकोटी की पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात के मेहसाणा जिले में रूपम नदी की सहायक नदी पुष्पावती के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सूर्य देव को समर्पित एक मंदिर है तथा इसे चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल में के दौरान बनाया गया। वड़नगर मेहसाणा जिले के अंतर्गत एक नगर पालिका है, एक ऐतिहासिक शहर है ये और यह इसका इतिहास 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक फैला है। ऊनाकोटी में पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां त्रिपुरा में ऊनाकोटी को शैव पूजा स्थल से जुड़ा हुआ एक प्राचीन स्थल माना जाता है। यहाँ पर पत्थरों पर विशाल पत्थरों पर अनूठी शैली में कई प्रकार की मूर्तियों को उकेरा गया है। यानी कि ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में वर्तमान में भारत के कुल 40 स्थान शामिल हैं तथा अभी सबसे अंत में जोड़ा गया स्थान गुजरात का धौलावीरा है। इन 40 स्थानों में 32 स्थान भारत के 32 स्थान जो हैं वो सांस्कृतिक महत्व के हैं, 7 स्थान प्राकृतिक महत्व के हैं और एक स्थान कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है वह मिश्रित महत्व का। ये एकमात्र स्थान है जो मिश्रित महत्व का है और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। भारत के महाराष्ट्र राज्य के सर्वाधिक 5 स्थल इस सूची में शामिल है, जबकि इटली के सर्वाधिक 55 स्थल इस सूची में शामिल है। तो बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है तथा के वर्तमान महासचिव आंद्रे ओजेलो हैं। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है तथा इस बार 2022 की थीम थी विरासत और जलवायु, हेरिटेज एंड क्लाइमेट।
इस देश द्वारा यूक्रेन को प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली देने की घोषणा की गई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको मालूम होगा कि इस समय यूक्रेन और रूस के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है तथा इसमें हथियारों की पूर्ति और सहायता अमेरिका के द्वारा की जा रही है। और अभी हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली देने की बात कही है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, जो नीपर नदी के किनारे स्थित है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AIRB का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा दिनेश कुमार शुक्ला को। वरिष्ठ वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का AERB, इसको ठीक कर लीजिएगा, AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष अभी बनाया गया दिनेश कुमार शुक्ला को। AERB की स्थापना 15 नवंबर 1983 को की गई। इसकी स्थापना परमाणु ऊर्जा अधिनियम, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत की गई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ध्यान रखिए, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अरविंद विरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य भी नियुक्त किए गए। अरुण कुमार सिंह ONGC के अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए तथा C अश्लीन रेड्डी नेशनल बायोडायवर्सिटी कमीशन, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के अनुसार कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अच्छे प्रदर्शन के साथ प्रथम स्थान पर है? तो उसका सही आंसर होगा पौंडीचेरी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जारी कर दिया गया। इसमें केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके पश्चात क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर लक्षद्वीप और गोवा है, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में क्रमशः झारखंड और बिहार है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देश द्वारा भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया गया। तो इसका सही आंसर होगा भारत। आपको मालूम होगा कि भारत के द्वारा दिसंबर 2022 में दिसंबर महीने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की जा रही है। इस अध्यक्षता के रूप में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लॉन्च करने की घोषणा की। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर एक अनौपचारिक मंच है जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ हिंसा के सभी कृत्यों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया। इस फ्रेमवर्क में 23 लक्ष्य हैं जिन्हें दुनिया कब तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2023 तक। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बायोडायवर्सिटी पर COP15 का आयोजन किया गया और इसमें एक फ्रेमवर्क को अपनाया गया जिसके 23 लक्ष्यों को 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा भी हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई। तो इसका सही आंसर होगा असम।
अभी हाल ही में असम सरकार के द्वारा अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा कर दी गई। हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में अध्यक्ष के पैनल में नामित उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है, तो उसका सही आंसर होगा पीटी उषा। आपको मालूम होगा पीटी उषा राज्यसभा की मनोनीत सदस्य हैं और वे अभी हाल ही में ही राज्यसभा के मनोनीत राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष के जो एक पैनल है उसमें नामित की गई है तथा इसी के साथ वह राज्यसभा के इतिहास में इस पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सदस्य बन गई। यानी कि पीटी उषा राज्यसभा में एक मनोनीत सदस्य है और वह इस पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सदस्य बन गई हैं। यानी कि अभी हाल ही में 10 दिसंबर 2022 को पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष भी चुना गया तथा वह इसका अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी। पीटी उषा को पायली एक्सप्रेस और गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। करीम बेंजुआ ने भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है फ्रांस से। अभी हाल ही में फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 में फ्रांस को अर्जेंटीना के द्वारा हरा दिया गया। उसके पश्चात फ्रांस के करीम बेंजुआ ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। यानी कि 2022 का विश्व कप फुटबॉल अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर। इसमें गोल्डन बॉल का पुरस्कार अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को दिया गया है, जबकि गोल्डन बूट का पुरस्कार फ्रांस के काइलिन एम्बापे को दिया गया है तथा गोल्डन ग्लव्स का पुरस्कार अर्जेंटीना के गोलकीपर एनी मार्टिनेज को दिया गया है। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 कतर में आयोजित किया गया था, जो फीफा का 22वां एडिशन था। अगला विश्व कप फुटबॉल 2026 में यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय कहां पर खोला गया है? तो मध्य प्रदेश के मऊ में भी हाल ही में देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय मध्य प्रदेश के मऊ में जनता के लिए खोल दिया गया। तो आज के नॉलेज जोन में हम बात करेंगे सेलवास वनों के बारे में। सेलवास वन अमेजन नदी बेसिन में पाए जाते हैं। यह विश्व के सबसे घने, सबसे ऊंचे वन है। इन्हें सेलवास के नाम से जाना जाता है। इन्हें भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय वर्षा वन भी कहा जाता है। क्योंकि अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं इसलिए इन्हें अमेजन वन भी कहा जाता है। इनका सर्वाधिक विस्तार ब्राजील में पाया जाता है। इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। इन वनों में विशेष प्रकार की लताएं पाई जाती है जिन्हें लियाना कहा जाता है। यह वन अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए सर्वाधिक संपन्न प्रदेश है। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि किस तिथि को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को पुर्तगाली नियंत्रण से मुक्त कराया गया था। तभी से प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन आपसे है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य की सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया? तो आप हमें बताएंगे कि वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने राज्य की सभी परियोजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और हम इसके सही आंसर को अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।